तो हेलो बच्चों, आज का यह जो प्यारा सा सेशन है यह आपके कक्षा 10वीं गणित के बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। हमने आपके कक्षा 10वीं गणित का विगत 10 वर्षों का पेपर अध्ययन किया, देखा और उसमें से हमने ये पाया कि कुछ 4, 5, 6 प्रमेय कुछ ऐसी प्रमेय हैं जो कि आपके परीक्षा में हर साल रिपीटेड होती हैं। उन प्रमेय को आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं, जिसे मानते हैं कि हम आपको ज्योमेट्री कठिन लगती होगी या आपको ज्यामिति के सिद्धांत समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी यकीन कीजिए, मेरी बातों पे विश्वास कीजिए कि यदि आप पेशेंस के साथ और पूरे धैर्य के साथ और पूरी एनर्जी के साथ अगर आज के मेरे इस कक्षा के अंतर्गत बैठते हैं तो जो भी प्रमेय यहां पर बताई जाएगी अंतिम तक हर एक प्रमेय आपके बिल्कुल डिजिटल बोर्ड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, जिसे आप एग्जाम में बड़े ही आसानी ढंग से कर करके आएंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो की करते हैं शुरुआत। एक मस्त सी प्रमेय है जो कि बार बार परीक्षा में आती है। प्रमेय क्या है? कहता है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, या इसी को हम कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी समान 2 भागों में क्या करता है? बांटता है। थोड़ा सा मैं इसका बेसिक सी जानकारी इसका दे दूं कि देखो, जिस बिंदु को केंद्र मान करके इसको क्या किया जाता है? वृत्त को बनाया जाता है, वह वृत्त का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। और वृत्त का जो ये आपकी लाइन दिख रही है ना, गोल वाली, ये वाली लाइन, ये वृत्त की कही जाती है परिधि। ये वृत्त की क्या कही जाती है? परिधि। तो ये गोल वाली लाइन जो है वह क्या है? परिधि। अब ऐसी लाइन हम खींच दें जो कि वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को क्या करें? मिलाए। जैसे ये बिंदु अगर A है और ये बिंदु B है, तो ये परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन है, इसलिए इस लाइन को हम कहते हैं क्या? जीवा। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? जीवा। यानी किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं क्या की जा सकती हैं? खींची जा सकती है। अब देखिए, अगर यहां से लेकर के यहां तक हम एक लाइन खींच दें, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि ऐसी जीवा हम खींच दें जो कि केंद्र से होकर के जाए, तो आप जानते हैं कि वह क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। दूसरी बात कि केंद्र से अगर हम वृत्त की परिधि को मिला दें, जैसे ये केंद्र है और यहां से अगर हम वृत्त के परिधि इसको मिला दें, तो यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई, यानी अगर इसको हम मिलाते हैं तो यह लंबाई वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम R से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। ये वृत्त की रही बेसिक सी इंट्रोडक्शन। अब आइए हम इस प्रमेय को क्या करते हैं? अब आइए हम इस प्रमेय को करते हैं सिद्ध। देखते हैं प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे। प्रमेय कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो आइए हम इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर क्या करते हैं? इस जीवा पर एक क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि किसी भी रेखा पर या कहीं भी अगर लंब डाला जाए तो वह लंब हमेशा कितने समतल से हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 का। तो इधर भी 90 बन जाएगा आपका, और इधर भी कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। ये हमारी रचना हुई। अब अगर यह जो आपका लंब डाला गया, यह अगर बिंदु M पर है, तो ये सिंपल सा प्रमेय कहता है कि अगर वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर अगर हम लंब डाल दें तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है? बराबर है। तो सबसे पहली चीज यहां पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहली चीज यहां पे हम जो लिखेंगे वह लिखेंगे क्या? वह लिखेंगे कि सिद्ध करना है। सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? AM बराबर है BM के। क्या हमें सिद्ध करना है कि जो आपका AM है वह बराबर है किसके? BM के। AM बराबर है BM के, यानी कि जीवा का एक भाग ये है। जैसे हमने लंब इस पर डाल दिया, इस पर लंब हमने और आगे तक बढ़ा देते हैं। लंब अगर इस पर हमने डाल दिया तो ये लंब, ये जो जीवा है, इसको समान 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या है? बराबर है। इस चीज को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। बहुत ही प्यारे तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे। आइए देखिए, बिल्कुल स्टेप वाइज हम चलेंगे। अब इसको हमें सिद्ध करना है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी रचना।
थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, रचना। आइए थोड़ा सा इसके अंदर रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं, रचना हम करते हैं कि ओ को बिंदु ए से क्या करते हैं, मिला देते हैं और O को बिंदु B से मिला देते हैं। बस छोटी सी इतनी सी हमने क्या करी, रचना करी। यानी कि रचना में जो चीज यहां पे आप करेंगे वो चीज यहां पे लिखते चलेंगे। अब रचना में हमने क्या करी, रचना में हमने क्या किया कि O से A को तथा O से B को क्या किया, मिलाया। तो यहां लिखिए O से A को तथा O से बिंदु B को हमने क्या किया, O से बिंदु B को हमने क्या किया, B को मिलाया। बस इतनी छोटी सी क्या हो गई, आपकी रचना हो गई। तो पहला नंबर हमें जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, दूसरा नंबर हम क्या लिखेंगे, रचना। तो रचना हमने लिख दिया कि O से हमने A को मिलाया और O से हमने क्या किया, B को मिलाया। उसके बाद हम लिखते हैं उपपत्ति। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उपपत्ति। अब उपपत्ति में हमें जो चीज बातें पता होती हैं उन सारी बातों को हम क्या करते हैं, उपपत्ति में लिख देते हैं। तो यहां पे हमें क्या क्या बातें पता है, हमें बात ये पता है कि जो ये O है ना, वह वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो यहां पे लिखेंगे कि O वृत्त का क्या है, O वृत्त का क्या है, O वृत्त का क्या है, केंद्र है। O वृत्त का क्या है, केंद्र है। तथा AB उसी वृत्त की क्या है, जीवा है। तथा AB वृत्त की क्या है, AB वृत्त की क्या है, जीवा है। AB वृत्त की क्या है, एक जीवा है। जब में बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, वृत्त ये क्या है, AB एक क्या है, आपकी जीवा है। अब ये हमारी हो जाती है उपपत्ति, खत्म। अब यहां से देखिए अगर चित्र में, तो दो त्रिभुज आपके बने हुए हैं। थोड़ी बेसिक सी जानकारी आपको इसको पढ़ने से पहले भी पता होना चाहिए। देखिए दो चीज होती है, मैं आपको बताता चलता हूं कि एक होता है आपका समरूप, एक क्या होता है, एक होता है आपका समरूप त्रिभुज, एक क्या होता है आपका समरूप त्रिभुज होता है, और दूसरा होता है आपका सर्वांगसम त्रिभुज। दूसरा क्या होता है आपका, सर्वांगसम त्रिभुज। तो देखिए आपका जो समरूप त्रिभुज होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है, जैसे अगर मान लो दोनों त्रिभुजों का आकार अगर समान है, कि जैसे मान लो देखो ये, यानी कि दोनों की बनावट अगर सेम है, आकार में भले अंतर है, भले ही ये त्रिभुज बड़ा है और ये त्रिभुज छोटा है, लेकिन बना एकदम हूबहू ऐसे ही है, तो इसे हम कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे समरूप त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज। लेकिन कोई त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है, कि जब जैसे मान लो एक त्रिभुज आपका ये है और दूसरा त्रिभुज आपका ये है। अब इस त्रिभुज को उठाएं और इस पर अगर हम रख दें तो वह पूरी तरह से उसको क्या कर ले, ढक ले। यह त्रिभुज पूरी तरह से ढक ले, ना तो थोड़ा सा कम हो और ना ही थोड़ा सा ज्यादा हो, एकदम एग्जैक्ट बराबर हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज। अब इनके कुछ प्रमेय हैं, जो प्रमेय आएगा, जैसे जैसे प्रमेय आएगा वैसे वैसे मैं बता दूंगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने अभी तक पढ़ा है अगर ज्यामिति, तो इन दोनों से संबंधित जो प्रमेय हैं वे आपको पता होंगी। यदि नहीं भी पता होंगी तो मैं एक एक बात आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। फिलहाल आप इन दोनों की परिभाषाएं समझ लीजिए कि यदि दो त्रिभुज एक जैसे हों तो वे कहलाते हैं समरूप त्रिभुज। लेकिन दो त्रिभुज एक समान हो तब वे क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। इतनी बातें आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब यहां से चलते हैं, एक त्रिभुज आपका ये है, कौन सा, OAM या AMO। पहला त्रिभुज कौन सा है आपका, पहला त्रिभुज आपका कौन सा है, आपका OAM। तो लिखते हैं त्रिभुज AMO। तथा दूसरा त्रिभुज कौन है, दूसरा त्रिभुज आपका है O या BMO। दूसरा त्रिभुज क्या है आपका, त्रिभुज BMO से। इन दोनों त्रिभुजों को ले लिया, यानी एक त्रिभुज आपका ये वाला और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला। दोनों त्रिभुजों को हम ले लिया और इन दोनों त्रिभुजों को हम सिद्ध करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। आइए सिद्ध करते हैं, देखते चलते हैं बारी बारी से इन दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीजें कॉमन है। और पहली बात मैं बता दूं कि ये दोनों ही त्रिभुज जो है ना, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। तो इस त्रिभुज का भी एक कोण 90 अंश का है और इस त्रिभुज का भी एक कोण 90 अंश का है। इसलिए ये दोनों ही त्रिभुज आपके क्या हैं, ये दोनों ही त्रिभुज आपके क्या हैं, समकोण त्रिभुज है।
आइए अब चलते हैं बारी बारी से। अगर मैं इस OM भुजा की बात करूं, OM भुजा की बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो OM है वह बराबर है OM के, क्योंकि OM इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, इसलिए इसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। इसको हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ भुजा, यानी कि जो कॉमन भुजा है वह क्या है? यह क्या है? आपकी कॉमन भुजा है। अब दूसरी बात देखते हैं, OA, जो आपका OA है वह बराबर है, जो आपका OA है वह बराबर है किसके? OB के। जो आपका OA है वह किसके बराबर है? वह आपका बराबर है किसके? OB के। कहिए कैसे? हमने आपको बताया कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो यह केंद्र और यह परिधि, इसको मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या, यह केंद्र और यह परिधि मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है? एक ही वृत्त की क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए आपस में क्या है? बराबर है। दूसरी बात, इसका जो OMA यानी कि ये वाला जो कोण है और इसका OMB यानी कि ये वाला जो कोण है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। यह भी 90 डिग्री है और यह भी 90 डिग्री है। इस चीज को भी लिख लेते हैं। तो कौन सा कोण है ये? OMA, यानी कि इधर वाला कोण क्या है? आपका कोण OMA, या केवल M लिख सकते हैं। कोण कौन है? M है, लेकिन M लिखना थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि M इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो इसको M नहीं लिखते हैं, पूरा लिख लेते हैं। दूसरा क्या है? OMB, तो ये हो जाएगा कोण OMB। आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? समकोण। दोनों क्या है? आपके समकोण, जो कि जीवा पर क्या है? जीवा पर लंब है, और कोई भी लंब, किसी भी चीज पर डाला गया लंब हमेशा क्या बनाता है? समकोण बनाता है। अब यहां से मेन कंसेप्ट आपका शुरू होता है, किसका? सर्वांग समता का। सर्वांग समता प्रमेय कहती है, सर्वांग समता प्रमेय कहती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि यदि आपके पास दो क्या हो? समकोण त्रिभुज हो। दो आपके पास क्या हो? समकोण त्रिभुज हैं। तो जी हां, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं। यदि उन दोनों का जो कर्ण है, उन दोनों का क्या है? जो कर्ण है वह आपस में क्या है? बराबर है। अभी जब मैं पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाऊंगा ना, तो आधार, कर्ण और लंब की परिभाषा मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इस त्रिभुज का कर्ण ये है और इस त्रिभुज का कर्ण ये है। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कहलाती है कर्ण। 90 अंश की ठीक सामने की भुजा ये है, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा ये है। तो पहला बात कहता है कि यदि दो हमारे पास हो समकोण त्रिभुज और उन दोनों का कर्ण आपस में क्या हो? बराबर हो, तो इसका कर्ण ये है, इसका कर्ण ये है, और ये दोनों ही कर्ण वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी कि आपस में क्या है? बराबर है। और इनके अलावा कोई एक कोण इसका क्या हो? आपस में बराबर हो। कोई एक कोण यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री, या कोण नहीं, कोण तो एक बराबर होगा ही, दो त्रिभुज है 90 डिग्री का। तो इनमें से कोई एक भुजा, कोई एक ऐसी भुजा हो, इस लंब के कर्ण के अलावा कोई एक ऐसी भुजा हो, कोई एक ऐसी क्या हो? भुजा हो जो आपस में क्या हो? बराबर हो। तो अगर मैं इस OM भुजा की बात करूं, तो ये जो OM भुजा है यह इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है। तो OM त्रिभुज क्या है? OM भुजा क्या है? दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो जब ये तीनों कंडीशन मिल जाता है ना, तो वह त्रिभुज आपका क्या होता है? वह त्रिभुज होता है आपका सर्वांग सम होता है। वह त्रिभुज कैसा होता है? सर्वांग सम होता है। यानी कि सर्वांग सम का मतलब अब तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों ही त्रिभुज क्या है? आपके सर्वांग सम हैं। यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा बराबर है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसको उठा करके अगर इस पर रखा जाए तो ये इसको क्या करेगा? पूरी तरह से क्या कर लेगा? ढक लेगा। तो यहां लिखेंगे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता से, यानी कि ये सर्वांग समता प्रमेय है। इससे हम कह सकते हैं कि इसको उठा करके जब इस पे रखेंगे तो यह त्रिभुज इसको पूरी तरह से ढक लेगा।
यानी कि ना तो थोड़ा सा कम होगा और ना ही थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यह त्रिभुज इसको पूरी तरह से ढक लेगा। अतः यहां से लेकर के ये वाली जो भुजा है वह इस पर आकर के पूरी तरह से ढक लेगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका AM होगा वह किसके बराबर होगा, वह आपके BM के क्या होगा, बराबर होगा। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, जो कि क्या हुई, सिद्ध हुई। इति सिद्धम। तो इस प्रकार से एकदम बेहतरीन ढंग से आप इस प्रमेय को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी पूर्वक सिद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रमेय है, आइए देखते हैं क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। अब स्पर्श रेखाएं किसको कहते हैं, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। देखिए यदि मैं बात करूं अगर इस बिंदु की, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं या मैं बात करूं अगर इस बिंदु की, तो ऐसी रेखा एक अगर हम ड्रॉ कर दें जो कि इस बिंदु को स्पर्श करते हुए, इस बिंदु को छूते हुए आए, वह इस वृत्त की क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, अब वह बाह्य बिंदु चाहे तो हम यहां रख लें, चाहे तो हम यहां रख लें, चाहे तो हम यहां रख लें, चाहे तो यहां रख लें, कहीं भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो हमने ये बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से आइए बनाते हैं एक स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं मान लेते हैं कि इस बिंदु के इस बिंदु को छू के कर क्या करती है, जाती है। तो एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो गई, और अगर यहां से दूसरी स्पर्श रेखा बनाएं तो दूसरी स्पर्श रेखा जो कि इस वृत्त को क्या करे, छू करके निकले, तो दूसरी स्पर्श रेखा इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये इस बिंदु, इस वृत्त को इस बिंदु पर क्या कर रही है, छूते हुए निकल रही है। इस बिंदु पर, इस बिंदु पर छूते हुए क्या कर रही है, निकल रही है। तो मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु आपका क्या है, P है, और ये वाला बिंदु क्या है, Q है, और ये वाला बिंदु क्या है आपका, ये वाला बिंदु क्या है, R है। चाहे तो इसको आप बढ़ा सकते हो या इसको घटा दो, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो इस प्रकार से हमने इसकी क्या बना दी, इस प्रकार से हमने इसकी बना दी रचना। अब ये रहा वृत्त का केंद्र। अब यहां से आपको क्या कह रहा है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, समान होती हैं। तो हमने यहां से दो स्पर्श रेखा खींची और प्रश्न आपको यह कह रहा है, प्रमेय आपको यह कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां है ना, यानी PQ और PR, PQ और PR आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इस प्रमेय के अंदर जो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है कि जो आपका PQ है वही आपका क्या है, PR है। यानी कि PQ बराबर है किसके, PR के। ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध करने के लिए हम इसके अंदर छोटी मोटी करते हैं रचना। अब आइए इसमें देखते हैं कि रचना इसमें हमें क्या करना है। तो हमें एक काम कर देना है बस कि ये स्पर्श बिंदु जो है ना, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाना है, और इस भी स्पर्श बिंदु को हमें किससे मिला देना है, इस स्पर्श बिंदु को भी हमें किससे मिला देना है, केंद्र पर मिला देना है। और इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, क्या कि किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु से, किसी भी वृत्त के स्पर्श बिंदु से, चाहे देखिए पढ़ने का मतलब यह होता है कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, जो भी बातें, देखिए सारी कुछ बातें यहां पे लिख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। तो जो भी बातें आपको लगती हैं कि ये बात आपको पता नहीं है, आपने नहीं लिखा है ये बात अपने नोट्स कॉपी के अंदर, तो उस बात को आप बाकायदा नोट्स करते जाइए और बाद में अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। तो हमने क्या कहा कि वृत्त के परिधि के किसी स्पर्श बिंदु पर, वृत्त के स्पर्श बिंदु के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो आंतरिक कोण होता है वह हमेशा कितना डिग्री का होता है, वह हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यह भी कोण आपका 90 होगा और यह भी कोण कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और एक रचना हमने यहां से यहां तक कर दी, क्या यहां से यहां तक कर दी कि एक रचना हमने यहां से इस बिंदु को क्या कर दिया, O से क्या कर दिया, मिला दिया।
बिंदु O से हमने P को क्या कर दिया, मिला दिया। अब यहां पे जो भी हमने रचना करी है ना, रचना को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमने रचना इसमें से क्या क्या करी है, हमने बिंदु O से बिंदु Q को मिलाया, बिंदु O से Q तथा R को क्या किया, दोनों को क्या किया, मिलाया। R तथा Q को क्या किया, मिलाया, तथा O से वाह्य बिंदु P जो है उसको भी हमने क्या किया, मिलाया, तथा O से वाह्य बिंदु P को क्या किया, मिलाया। बस इतना छोटा सा हमने इसमें क्या करी, रचना करी। अब इसके बाद रचना जैसे ही कंप्लीट होती है हम आ जाते हैं किस पर, उपपत्ति पर। और जैसा कि आपको हमने बताया कि उपपत्ति में हमें जो कुछ बातें इस वृत्त के संबंध में, इस स्टेटमेंट में जो दी रहती हैं, उसे हम क्या करते हैं, यथावत लिख देते हैं। आइए लिख देते हैं। इसमें उपपत्ति हमारे पास क्या है कि O क्या है, वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का क्या है, O जो है वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो O जो है आपके वृत्त का क्या है, केंद्र है। दूसरी बात आपको क्या पता है, O वृत्त का केंद्र है तथा PQ और PR दोनों ही वृत्त की वाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस बात को भी लिख लें कि PQ तथा PR दोनों ही वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के वाह्य बिंदु से खींची गई क्या है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई क्या है, खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमारी हो गई उपपत्ति। अब इतना करने के बाद फिर से देखिए आपका एक ये बड़ा वाला त्रिभुज एक ये बन जाता है और एक त्रिभुज आपका ये बन जाता है। दूसरी बात, यह भी कोण देखिए 90 डिग्री का है और यह भी कोण आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसलिए ये जो बनने वाला त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज को हम कहेंगे कौन सा त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। क्योंकि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये त्रिभुज, ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज। अब देखिए अप्रोच हमारा सेम एकदम पिछले पैटर्न जैसे ही रहेगा। अब आप जब इसको एक बार फिर से लिंक कर लेंगे तो उसमें जो भी कमियां रही होंगी वो आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पे देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, कौन सा, QOP या OPQ। पहला त्रिभुज कौन बन रहा है, यहां पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज आपका इधर वाला है, ये वाला, और दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला है। तो पहला त्रिभुज क्या है, OQP या OPQO। त्रिभुज क्या है आपका PQO। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज आपका है PRO। क्या है आपका त्रिभुज PRO। इनसे हम लेते हैं और बारी बारी से आइए देखते चलते हैं कि इसमें कौन क्या क्या है, इस चीज को लिखते हैं। यहां पे अगर हम देखें OP को, तो OP इस भी त्रिभुज की भुजा है और इस भी त्रिभुज की भुजा है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि OP बराबर है किसके, OP के। OP बराबर है किसके, OP के, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही है आपकी उभयनिष्ठ भुजा। ये दोनों ही क्या है, आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। त्रिभुज की दोनों ही क्या है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरी बात क्या लिखेंगे कि जो आपका OQ है वह OR के क्या है, बराबर है। OQ बराबर है किसके, OR के। क्यों, क्योंकि ये केंद्र से परिधि की दूरी वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी वृत्त की त्रिज्या R कहलाती है। तो ये दोनों वृत्त की क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की क्या है, ये दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इतनी बातें हो गई। अब दूसरी बात, जैसा कि आपको एकदम स्पष्ट है कि इसका भी ये वाला कोण 90 डिग्री है और इसका भी ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो इसके लिए भी हम लिख लेते हैं कि कोण OQP बराबर है कोण ORP के। किसके, कोण ORP के। और यह बराबर किसके है, 90 डिग्री के है। और ये क्या है, केंद्र के द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि के बिंदु पर बना कोण या स्पर्श रेखा पर बना कोण। तो इसके लिए भी लिख लेते हैं हम, केंद्र द्वारा
केंद्र द्वारा परिधि के बिंदु पर अंतरित कोण है। क्या है? अंतरित कोण है। इतनी बातें लिख ली। अब यहां से फिर से हमारा वही कंसेप्ट आता है। ये तीनों को अगर हम ध्यान में देखें तो फिर से हमारा वही कंसेप्ट काम में आता है कि अगर हमारे पास क्या क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। हमारे पास पहला क्या हो? समकोण त्रिभुज हो। दूसरा, उन समकोण त्रिभुज का जो कर्ण हो, तो दो समकोण त्रिभुज है हमारे पास, समकोण त्रिभुज वाली कंडीशन तो एक्सेप्ट कर लिया। अब कर्ण देखिए, ये 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण, 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण, तो इसके ठीक सामने ये भुजा और इसके भी ठीक सामने यही भुजा, और ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर ही तो है। तो ये दोनों भुजाएं कर्ण जो इन दोनों ही त्रिभुज का जो कर्ण है वह भी आपस में क्या है? बराबर है। तीसरा क्या कहता है? कर्ण, पहला चीज कि दो समकोण हो, और दूसरा चीज कि इन दोनों का कर्ण बराबर हो, और तीसरा चीज कि कर्ण के अलावा कोई एक भुजा दोनों त्रिभुजों में क्या हो? बराबर हो। तो अगर हम देखें इस भुजा को और इस भुजा को, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इनकी दो भुजाएं भी आपस में बराबर हैं, तो इसकी भुजा भी क्या है? आपस में बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा सर्वांग समता प्रमेय से यानी सर्वांग समता प्रमेय ये कहती है कि ये दोनों त्रिभुज, यानी कि कौन कौन से त्रिभुज? ये एक त्रिभुज का कौन है? PQO, और दूसरा त्रिभुज कौन है? त्रिभुज PRO। ये दोनों आपस में क्या है? सर्वांग सम है। यानी इसको उठा करके इस पर रखा जाएगा तो पूरी तरह से यह क्या कर लेगा? ढक लेगा। और सर्वांग सम का चिन्ह आप कुछ इस प्रकार से क्या करोगे? बनाओगे। बराबर के ऊपर एक बिगड़ी सी लाइन बना दोगे तो ये क्या प्रदर्शित करेगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। और यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी ये भुजा बराबर होगी, तब तो इसको उठा करके रखेंगे तो ढकेगा। तो अतः यहां से हम लिख सकते हैं कि अतः जो आपकी क्या PQ है वह बराबर होगी किसके? PR के। यही तो हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, जो कि क्या हुआ? सिद्ध हुआ। इति सिद्धम। क्या हुआ? यह सिद्ध हुआ। इति सिद्धम। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एकदम मस्त तरीके से आप हल कर सकते हो। देखो, यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आप किसी दूसरे को भी समझा सकते हो, लेकिन यदि आपने रटने पर जोर दिया तो जो आज रटे हो यकीन मानो कि कल भूल जाओगे। तो इसलिए समझने पर फोकस करो। मैं एक एक बातें तोड़ तोड़ करके यहां पे समझा रहा हूं। जहां कहीं पर एक बार में अगर न समझ में आए, सारी व्यवस्था, सारा कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा रिवर्स लीजिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देख लीजिए। तो इस तरह से आप इस प्रमेय को क्या कर सकते हो? बिल्कुल आसानी पूर्वक सिद्ध कर सकते हो। तो बच्चों अगले क्रम में ये जो प्रमेय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित प्रमेय है। मैंने जब 10 साल का आपका प्रश्न पत्र उठा करके देखा तो शायद 1-2 साल ऐसा हुआ था जो कि ये प्रमेय ना आई हो, और इसके बाद वाली भी जो मैं 2 प्रमेय बताऊंगा ना, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और एकदम एक एक बात को मैं बिल्कुल निचोड़ करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इस प्रमेय का जो नाम है काफी ज्यादा चर्चित प्रमेय है, जो कि है पाइथागोरस प्रमेय। एक वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस अंकल ने एक प्रमेय दिया, एक नियम दिया, एक सिद्धांत दिया जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जिस सिद्धांत के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में, तो आप जान ही गए हो कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका कोई भी एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है? वह त्रिभुज कहलाता है समकोण त्रिभुज। अब बात आती है समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज की टोटल 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं, जिसका अलग से नाम है। पहली भुजा मान लेते हैं कि क्या है? कर्ण है, और दूसरी भुजा जो होती है उसको हम कहते हैं क्या? दूसरी भुजा को कहते हैं आधार, और जो तीसरी भुजा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लंब। यानी कि इन
तीनों ही भुजाओं का अलग अलग नाम है। पहला क्या है? कर्ण, दूसरा क्या है? आधार, और तीसरा क्या है? लंब। ये आपकी तीन भुजाएं हैं। पहले आइए इन तीनों के बारे में हम समझते हैं। कर्ण किसको कहते हैं? अगर कहीं पे कोई, देखिए ऐसा अगर बन जाए तब तो आप तुरंत देखेंगे और कह देंगे कि हाँ सर ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपका कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बन जाए, कुछ इस प्रकार से त्रिभुज बन जाए और जिसमें ये बता दे कि ये आपका कितना है? 90 डिग्री का है। अब बताओ कि इसमें कौन सा त्रिभुज में कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है? आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसके लिए आपको परिभाषा को इनके याद रखना पड़ेगा और पेन और कॉपी लेकर के जो चीज मैं इन तीनों की परिभाषाएं बता रहा हूं उस तीनों चीजों को क्या कीजिए, आप लिख लीजिए। तो सबसे पहली परिभाषा इसकी जो हो जाएगी वह है कर्ण। तो अगर मैं बात करूं कि कर्ण किसको कहते हैं तो आप आंख बंद करके बता दीजिएगा कि 90 अंश के ठीक सामने की जो भुजा होगी, 90 अंश के ठीक सामने की जो भुजा होगी वही क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी। या आप बता दीजिएगा कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसकी जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण, या जो त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी। याद रखिएगा, लिख लीजिए। दूसरा आपका आधार। दूसरा आपका क्या? आधार। अब देखिए यह त्रिभुज जिस रेखा को, यह त्रिभुज जिस भुजा को आधार मान करके यह त्रिभुज बना है, या जिस भुजा को आधार मान करके यह 90 डिग्री बनाया गया है, वही क्या कहलाएगी? वही कहलाएगी आधार। तो या देखिए जो आपका आधार दिया होगा ना उसमें एक कोण भी दिया होगा आपको, थीटा, इसमें एक थीटा भी दिया होगा। तो जिस पर थीटा टिका हो या जिस भुजा को आधार मान करके, बेस मान करके क्या बनाया हो, 90 डिग्री खींचा गया हो, लंब खींचा गया हो, जिस भुजा पर लंब डाला गया हो उस भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार। या थीटा जिस पर टिका हो उसे हम क्या कहते हैं? आधार। दोनों बातें लिख लीजिए। अगला आता है लंब। अगला आता है लंब। तो आधार भुजा से 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो आधार भुजा से 90 डिग्री की एंगल बनाने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो ये रही इन तीनों की परिभाषाएं। अब जो पाइथागोरस प्रमेय है वह कहता है, यानी कि हमें जो सिद्ध करना है वह सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें यह करना है कि जो आपका कह रहा है कि कर्ण का वर्ग, यानी कि आपको सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग, यानी इसका स्क्वायर, यह बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। तो कर्ण के अलावा शेष दोनों भुजाएं कौन है? आधार है और लंब है। तो यह जो आपका होगा यह आधार और लंब के दोनों भुजाओं के वर्गों के, तो इन दोनों भुजाओं का क्या कर लो? इन दोनों का भुजाओं का कर लो वर्ग के योग के। योग का मतलब होता है जोड़। यही है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इस चित्र के हिसाब से देखें तो हमें यह सिद्ध करना है, कर्ण आपका क्या है? AC है। तो ये आपका क्या है? AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार आपका BC है तो ये आपका हो जाएगा BC का स्क्वायर, और लंब आपका AB है तो ये हो जाएगा प्लस का AB का स्क्वायर। यही चीज आपको क्या करना है? यही चीज आपको सिद्ध करना है। बड़े सिस्टमैटिक ढंग से, बड़े आसानी पूर्वक हम सिद्ध करेंगे। एक एक बातें आपको समझाऊंगा और एक एक बातें आप समझते चलिएगा। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं? सिद्ध करना है, जो कि हमारा क्या हो गया। उसके बाद हम करते हैं रचना। उसके बाद हम क्या करते हैं? दूसरे क्रम में करते हैं रचना। तो अगर हम बात करें इसमें रचना की तो मात्र छोटी सी एक रचना आपको करनी है। आपको यहां बिंदु B जो दिख रहा है ना, बिंदु B से भुजा AB पर क्या डाल दीजिए? लंब डाल दीजिए। सॉरी, AC पर क्या डाल दीजिए? लंब डाल दीजिए। तो रचना में हम लिखेंगे कि बिंदु B से किस भुजा पर डाला? AC पर हमने एक लंब डाला BM। B से भुजा AC पर एक हमने लंब क्या है? आपका लंब BM है, तो BM लंब डाला।
इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो आपका BM है, जो आपका BM है यह लंब है, ऐसे पढ़ते हैं इसको, BM लंब है किस पर? AC पर। तो BM लंब है AC पर। इस चीज को आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब इसके बाद हम करते हैं उपपत्ति। इसके बाद हम क्या डालते हैं? इसके बाद हम करते हैं उपपत्ति, और उपपत्ति में जो चीजें हमें पता रहती है उन चीजों को हम क्या करते हैं? लिख देते हैं। आइए लिख देते हैं। हमें यह चीज पता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक क्या है? समकोण, एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसका जिसका कोण B कितने डिग्री का है? कोण B बराबर कितना है? 90 अंश है। बस इतनी बातें हमको क्या है? पता है। हमने रचना कर ली। अब जब हमने इसमें रचना कर ली, अब मैं यहां पर इस चीज को थोड़ा सा क्या कर दूंगा? थोड़ा सा इस चीज को मैं कर दूंगा रफ, ताकि चीजों को आपको समझाने के लिए जगह हो हमारे पास पर्याप्त। अब यहां से हम देखिए दो त्रिभुज हमारे पास बन जा रहे हैं, दो क्या तीन त्रिभुज बन जा रहे हैं। एक तो आपका ये ABM। अब ये चूंकि यहां पे लंब डाला गया है तो यह यहां पर भी 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगा और यहां पर भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। तो एक तो आपका ये छोटा वाला त्रिभुज A, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला ये, और एक सबसे बड़ा वाला ये पूरा वाला त्रिभुज, यानी कि तीन त्रिभुज आपके पास यहां पे हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका है AMB। क्या है आपका? AMB। तथा एक त्रिभुज आपका ये है, यह भी 90 डिग्री का है, यह इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है, यह भी एक कोण, इस बड़े वाले त्रिभुज में भी एक कोण 90 डिग्री का है। तो तीनों त्रिभुज आपके समकोण त्रिभुज हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा त्रिभुज क्या है? BMC। दूसरा त्रिभुज क्या है? त्रिभुज BMC। और तीसरा त्रिभुज क्या है? तीसरा वाला बड़ा ABC। तो तीसरा वाला त्रिभुज क्या है? ABC। ये तीन त्रिभुज आपके पास हैं। अब इन तीनों त्रिभुजों को हम लेंगे और हम ये पहले सिद्ध करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज, यह त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है, और यह त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपका त्रिभुज है समरूप, कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनसे संबंधित एक प्रमेय आप याद रखिएगा, एक लाइन लिख लीजिए नोट करके, और मैं तो कहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कोई भी समरूप त्रिभुज का संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इंपॉर्टेंट बात, कैप्सूल पॉइंट है, इस कैप्सूल पॉइंट को नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जितना ज्यादा कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे उतना ही चीजें आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएंगी। देखिए, अगर एक कमेंट में अभी कमेंट आप कर देते हो ना, तो वो हमेशा के लिए आपके यहाँ डिजिटल बोर्ड में छप जाएगा कि हाँ, सर के कमेंट में हमने ये बात लिखी थी, जो आपको याद रहेगी। तो आप इस चीज को लिख लीजिएगा। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। कब? यदि त्रिभुज समरूप हो तब। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ क्या दिखाएंगे? समरूप दिखाएंगे। तो सबसे पहला उपपत्ति में हम ले लेते हैं कि ये छोटा वाला त्रिभुज यानी AMB। तो यहां लिखेंगे हम कौन कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं। यहां पे हम छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज AMB, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है? बड़े वाला त्रिभुज ABC। तो ये त्रिभुज हो जाएगा ABC। इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और इनको सिद्ध करेंगे हम समरूप। अब समरूपता प्रमेय भी अभी आएगी, समझाते हैं। अभी पहले मैं इन दोनों ही त्रिभुजों को यहां पे ड्रा करके बताता हूं। देखिए, छोटे वाले त्रिभुज को अगर हम बनाएं तो छोटा वाला त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, ऐसे, जिसका ये कोण नहीं, जिसका ये कोण आपका कितना है? जिसका ये कोण है आपका 90 डिग्री। ये कोण कितना है? 90 डिग्री। इसका नाम है M, और इसका नाम है A, और इसका नाम है B। और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज आप देख ही रहे हो, बड़ा वाला त्रिभुज ये है जिसका नाम है, यहाँ A है और यहाँ B है और यहाँ क्या है? C है, और ये रहा इसका 90 डिग्री।
इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिया ए एम बी और ए बी सी, इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिया है। अब इन दोनों त्रिभुजों में आइए हम देखते हैं कि अगर इन दोनों त्रिभुजों के लिए अगर भुजा AB की बात की जाएगी तो इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी भुजा AB है और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी भुजा AB है। देखिए यहां AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, तो यहां हम लिखेंगे कि जो भुजा आपकी AB है वह बराबर है किसके, AB के। और क्योंकि यह जो है आपकी कैसी भुजा है, यह भुजा जो है आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। अगले क्रम में अगर इसका दूसरा देखें, इसका अगर हम क्या करें, इसका हम देखें दूसरा, तो इसका देखिए एक कोण, ये वाला कोण इसका भी 90 डिग्री है और इसका ये वाला भी कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो कोण AMB, कोण AMB बराबर है कोण, इसका ये वाला कोण ABC के। तो कोण ABC के, क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर हैं, ये दोनों ही बराबर हैं आपके 90 डिग्री के। दूसरी बात, अगर हम कोण A की बात करें, इस कोण की बात करें, तो जो आपका कोण A है वह बराबर है कोण A के, क्योंकि ये दोनों ही कोण, यह जो A कोण है ना, यह कोण इस छोटे वाले भी त्रिभुज का कोण है और इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का भी कोण है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों ही क्या हैं, उभयनिष्ठ कोण है। यह क्या है आपके उभयनिष्ठ कोण है, यह क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। अब जब कभी कंडीशन ऐसा हो, ये देखिए आपकी क्या है, ये आपकी है भुजा, क्या है आपकी भुजा है, त्रिभुज की क्या है, भुजा है, और ये त्रिभुज का क्या है, कोण है, और ये त्रिभुज का क्या है, कोण है। तो जब किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो या एक भुजा आपस में बराबर हो, या देखिए ध्यान से समझिएगा, दो प्रमेय है, या तो दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो, या उन दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो और एक भुजा आपस में बराबर हो, तो वह त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो यहां पे आप लिखेंगे कौन से प्रमेय से, तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। तो यहां पे लिखेंगे कोण भुजा कोण समरूपता प्रमेय से। कोण भुजा कोण यानी कि जब दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो, दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर हो, तो वे दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां से आपका ये स्पष्ट हो गया कि ये दोनों ही त्रिभुज, यानी कि जो आपका त्रिभुज है AMB और जो आपका त्रिभुज है ABC, वह आपस में है समरूप। समरूपता का चिन्ह केवल आप एक इस प्रकार से बिगड़ी सी लाइन बना दो, तो यह क्या कहलाती है, आपकी समरूपता का चिन्ह होता है। यानी कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और जब त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी यहां पे लिखा है कि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसका मतलब समझिएगा, अब ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हैं, समरूप हैं। अब यहां से देखिए जगह की थोड़ा सा पड़ेगी हमें कमी, और यहां से मैं इसका इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान दीजिएगा, यहीं पे थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजन होता है। लेकिन यदि आप लंब, कर्ण और आधार की परिभाषा अगर भूले नहीं है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम बात करें इन दोनों के कर्ण की, तो इन दोनों का कर्ण कौन है, इसका कर्ण क्या है, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा ये वाली है, इसका 90 अंश के ठीक सामने की भुजा ये वाली है। तो दोनों संगत भुजा यानी कि इसका भी कर्ण अगर है तो संगत भुजा। आपका भी कान और आपके दोस्त का भी अगर कान ये वाला बायां वाला कान है तो ये दोनों बाएं वाले कान आपस में संगत होंगे। उसी प्रकार से अगर इस त्रिभुज का कान और इस त्रिभुज का कान आपस में बराबर है तो ये दोनों कान संगत होंगे। तो इसका कर्ण और इसका कर्ण क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। तो इसका कर्ण क्या है, इसका कर्ण है AB, तो इसको आप लिख सकते हो AB बटे इसका कर्ण क्या है AC, तो इसको लिख सकते हो आप AC। बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब इसके हम किसको ले लेते हैं, अब इसके हम ले लेते हैं किसको, अब यहां से हमने कर्ण बटे कर्ण तो कर लिया, अब आइए लेते हैं लंब बटे लंब। अब लंब कौन सा होगा, इसका तो लंब आप जानते हो कितना है, AB है।
इसका तो लंब क्या है आपका AB है, और इसका अगर लंब देखा जाए तो इसका लंब आपका क्या है, इसका लंब आपका BM है। ये इसका क्या है, यह इसका क्या है, लंब है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसका पहले लिया था यहां पे हमने, तो इसका अब की बार पहले यहां लिखेंगे, कौन सा है, ये आपका BM है। तो ये आपका BM बटे इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा AB। अब इन दोनों की संगत भुजाएं हैं और ये दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात है, तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में होता है बराबर। तो यहां से ये आपको प्राप्त हो गया, और इसमें आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, देखिए तिर्यक गुणा करा दीजिए, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा अगर इसके साथ करा दीजिए तो AB का AB में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर, बराबर का चिन्ह है बीच में। AC का गुणा BM के साथ होगा तो ये हो जाएगा AC इंटू BM। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब अगले क्रम में आइए अब चलते हैं इसी प्रकार से जैसे हमने इसको सिद्ध किया कि ये बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। उसी प्रकार से एक ये वाला त्रिभुज जो बच रहा है BMC, इस त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को अगर लेंगे तो आपको इसे अगर चाहें आप तो सिद्ध भी कर सकते हैं, और ना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं सीधे कि इसी प्रकार, इसके आगे लिख सकते हैं इसी प्रकार जो आपका त्रिभुज BMC है, जो आपका त्रिभुज BMC है, और जो बड़ा वाला त्रिभुज ABC है, जो बड़ा वाला त्रिभुज ABC है, वह आपस में क्या है, वह आपस में है समरूप। आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। अगर चाहें तो इसका 2 लाइन आप बढ़ा भी सकते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। अगर मैं बात करूं BC भुजा की, तो ये बड़े वाले त्रिभुज की भी भुजा BC है, ये भुजा, और इस छोटे वाले त्रिभुज की भी भुजा क्या है, BC है। तो एक भुजा मिल गई। दूसरा, इसका भी कोण 90 डिग्री है, इसका भी कोण 90 डिग्री है, तो एक कोण मिल गया। अब कोण C की बात करें तो कोण C इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है। तो 2 कोण, एक ये वाला 90 डिग्री वाला और एक ये कोण, 2 कोण आपस में बराबर है और एक भुजा आपस में बराबर है। तो यह भी हो जाएगा कौन सा, कोण भुजा कोण समरूपता से, कि BMC समरूप होगा किसके, ABC के। अब इसका काम हो चुका है खत्म। अब यहां से मिटा करके हम ये वाला त्रिभुज आपका यहां पे ड्रा करते हैं ताकि आपको समझने में हो जाए आसानी। अब ये आपका कुछ इस प्रकार से है, यहां पे गया है आपका C और ये आपकी रेखा सीधी आई है ऐसे, और यहां से डाल दिया गया है, यहां से बना दिया गया है 90 डिग्री का कोण। तो ये कोण आपका कितने डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, और ये आपका यहां पे B है और यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका C है। फिर से जैसे हमने कर्ण बटा कर्ण किया था, अब इसका कर्ण क्या है, इसका कर्ण यहां पे आपकी कौन सी भुजा है, यहां पे M भुजा है, यहां पे आपका कौन सा भुजा है, M है। तो ये आपका M हो गया। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा ये, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा ये, आपस में क्या है, कर्ण है। तो इसके 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या है, BC है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, BC बटे इसका 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या है, AC। तो BC बटे क्या हो जाएगा, AC, और यह बराबर होगा। अब इसके भी लंब को देख लेते हैं। तो इसका आधार को देख लेते हैं, इन दोनों के किसको देख लेते हैं, आधार को देख लेते हैं। तो अगर इसके आधार को देखा जाए तो इसका आधार है CM और इसका आधार है BC। तो ये आपका हो जाएगा CM बटे BC। इसका आधार आपका जिस पर 90 डिग्री बनाया गया हो वह क्या है, आपका ये भुजा है, और इसका आधार जिस पर 90 डिग्री बनाया गया हो ये भुजा है। तो कर्ण बटे कर्ण और आधार बटे आधार यानी संगत भुजा, इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में होता है बराबर। अब यहां से भी वही कर लो, इसका तिर्यक गुणा इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका AC इंटू CM। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, और एक काम सिंपल सा कर दो, समीकरण 1
प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस क्या कर दो, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 आपका ये रहा और समीकरण नंबर 2 आपका ये रहा। समीकरण 1 का LHS समीकरण 2 का LHS आपस में जुड़ेगा, RHS और RHS आपस में जुड़ेगा। तो इसका LHS क्या है, इसका LHS है AB का स्क्वायर प्लस इसका LHS है BC का स्क्वायर बराबर इसका LHS है AC इंटू BM, तो AC इंटू क्या है आपका BM प्लस इसका LHS है AC इंटू CM। अब यहां से देखो AC इसमें भी है, AC इसमें भी है, कॉमन निकाल लो, खींच लो बाहर, तो ये आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और इसको पूरी ताकत से बाहर खींच दोगे तो ये AC बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा BM और प्लस ताकत बचेगा CM। अब बात करते हैं कौन BM है और कौन आपके छत्तीसगढ़ का CM है, आइए देखते हैं। BM, एक मिनट, थोड़ा सा यहां पे BM नहीं AM होगा, इसका क्या होगा आपका AM होगा, क्योंकि इसका जो आधार है आपका AM है, BM नहीं AM है, तो यहां पे जो BM है ना इसको थोड़ा सा AM बना लीजिएगा, बाकी सब कुछ आपका सही है। तो यहां से BM नहीं बल्कि क्या हो जाएगा आपका AM, यहां भी क्या हो जाएगा AM, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसका आधार हमने लिया ना, तो इसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, आधार ही लेना पड़ेगा, तो इसका भी हम क्या ले लेंगे, आधार AM को ले लेंगे। ठीक है, सही बात है। अब यहां से AM प्लस CM को देखो तो A से लेकर के M तक यानी कि ये वाली भुजा और C से लेकर के M तक यानी कि ये वाली भुजा, इसका और इसका क्या है, योग है, जोड़ है, और इन दोनों को जोड़ करके आपको ये पूरी भुजा AC मिल रही है। तो इन दोनों के योग के जगह आप इन दोनों के योग के जगह क्या लिख सकते हो, AC लिख सकते हो। आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। B स्क्वायर बराबर ये आपका AC है और इन दोनों का योग भी AC है, तो AC इंटू कितना हो जाएगा, AC। अब थोड़ा सा रीअरेंज करना है हमें, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC इंटू AC स्क्वायर नहीं, AC इंटू AC गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। अब देखिए, क्या आपको यही सिद्ध करना था क्या, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यही चीज आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। AC इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या है, इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या है, कर्ण है, तो AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर। AB क्या है, लंब है, तो ये आपका हो जाएगा किसका स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर, और प्लस का BC इसका आधार है, तो ये आपका हो जाएगा किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो लंब कर्ण पर का बना वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही आपका है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके बाद जो अगली आने वाली थ्योरम है वह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह भी लगभग हर एक परीक्षा में रिपीटेड हो जाती है, तो इसलिए उस प्रमेय को भी आप एकदम अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत ना आए। अगले क्रम में जो आपकी प्रमेय है वह आज के इस सेशन की लगभग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रमेय है, जिसकी भाषा थोड़ा सा बच्चों को टफ लगती है, लेकिन इस भाषा पर अभी मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि मैं रटवाना नहीं चाहता किसी भी चीज को। मैं इस भाषा को चित्र के माध्यम से समझाऊंगा और आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा, थेल्स थ्योरम, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रमेय, जो आपकी प्रमेय है इसे हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको एक नाम से और जानते हैं, थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं हम, थेल्स प्रमेय कहते हैं, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स थ्योरम इसका नाम है, क्या नाम है, थेल्स थ्योरम, जिसे हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्यों कहते हैं, देखिए इस प्रमेय की शुरुआत उस समय हुई जब आपके ज्यामिति का विस्तार नहीं हुआ था, यानी वह आधारभूत शिला है, बहुत पुरानी प्रमेय है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिक, समानुपातिकता पर आधारित है, इसलिए इसे आधारभूत यानी बहुत पहले की समानुपातिकता पर आधारित प्रमेय के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मैं एक अपनी बात बताता हूं,
मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जब मैं कक्षा 12वीं में था, मेरे साथ पढ़ने वाले काफ़ी सारे छात्र थे जो हॉस्टल में रहते थे। एकदम समय से उनका पढ़ाई लिखाई होता था, बिल्कुल समय सारणी के अकॉर्डिंग। जब पेपर हुआ, पेपर में आया, उस समय पूछा था गॉस का प्रमेय। क्या पूछा था? गॉस का प्रमेय। सारे बच्चे पढ़े थे, सबको आता था कि गॉस का प्रमेय आएगा, परीक्षा में आएगा, और सब पढ़ के गए और आया भी। लेकिन पूछ क्या दिया कि गॉस का प्रमेय सिद्ध कीजिए। अब गॉस और गाउस में बच्चे हो गए कंफ्यूज। अंग्रेजी का बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और सारे के सारे बच्चे छोड़ करके आ गए, और आए तो हमसे पूछे कि ये कहाँ से आ गया था, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं उनको बताया कि देखो भाई, अंग्रेजिया तो थोड़ा सा पढ़ो, इसमें का क्या है लिखा हुआ। तब सब बच्चे कहे कि वो तब तो ये आने वाला प्रश्न एक हमारा छूट गया। तो देखिए, आपके साथ ऐसा ना हो कि चीजें आपको आए लेकिन प्रश्न को समझने के कारण आप उस प्रश्न को कर ना पाओ। तो इसमें आपको कई प्रकार से प्रश्न पूछेगा। पहला तो पूछेगा कि थेल्स थ्योरम को क्या कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए, या फिर आपसे पूछेगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए, या आपको सीधा सीधा ये स्टेटमेंट लिख करके दे दे कि किसी त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा, किसी एक समांतर के, एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा दो, अगर वह दो शेष भुजाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब प्रश्न आपका चाहे तीनों प्रकार से पूछ ले, लेकिन करोगे आप यही। अब आइए समझाते हैं इसकी थ्योरी को। इसकी थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई आपके पास एक त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज है, अगर त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं, उन तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के समांतर, चाहे तो इस भुजा के, चाहे इस भुजा के समांतर, चाहे इस भुजा के समांतर। समांतर भुजा जानते हो ना क्या होती है? जैसे अगर ये एक रेखा है, इस रेखा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचें तो समांतर की परिभाषा ये होती है कि जैसे ये अगर कोई रेखा है, इसको और इसको दोनों को हम अनंत तक बढ़ा दें, और इधर भी दोनों को हम अनंत तक बढ़ा दें, लेकिन एक दूसरे को टच ना करें, काटे ना, प्रतिच्छेद ना करें, तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर। अब अगर मान लो जैसे ये भुजा A और ये भुजा B है, यानी AB भुजा के समांतर अगर एक हम क्या कर दें, इस प्रकार से एक समांतर भुजा खींच दें, एक रेखा खींच दें, समांतर रेखा खींच दें, तो ये रेखा AB के क्या है, समांतर है। तो अब आप देखिए कि जिस भुजा के, इस त्रिभुज के अंदर जिस भुजा के समांतर ये रेखा खींची गई है, उसके अलावा शेष दोनों भुजाओं को यह क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। शेष दोनों भुजाओं को, जिस भुजा के समांतर यह रेखा खींची गई है, उस भुजा के अलावा शेष दोनों भुजाओं को यह क्या कर रही है, दो बिंदु पर C, ये क्या है, ABC हो गया है, तो इसको हम मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं E। तो यह DE पर शेष दोनों भुजाओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो बस एक लाइन में थेल्स थ्योरम यही है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो वह रेखा यदि उन शेष दो भुजाओं को किसी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो काटी है ना, इन दोनों भुजाओं का अनुपात यानी कि भाग, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात यानी कि भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस यही थेल्स थ्योरम है। फिर से एक बार, थोड़ा लैंग्वेज इसकी टफ है इसलिए समझ में जल्दी नहीं आती है, फिर से समझ लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई हम रेखा खींच दें जो कि शेष दोनों भुजाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हो, काटती हो, तो वह यह रेखा इन शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। सबसे पहली बात हमको क्या लिखना है, सिद्ध करना है। सबसे पहली बात हमको क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इन दोनों का अनुपात आपस में होगा बराबर। जो किसी एक रेखा के समांतर यदि कोई रेखा खींचे जो शेष दोनों भुजाओं को समान क्या करती है, दोनों भुजाओं को क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, तो वह दोनों भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि जो आपका CD बटे DA होगा, CD बटे AD जो होगा वह बराबर होगा CE बटे BE के। CE बटे
BE के क्या होगा, बराबर होगा। बस यही चीज आपको सिद्ध करना है। थोड़ा सा इसका जो आपका कैप्सूल पॉइंट है उसको याद रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए कि यह होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। इस चीज को याद रखिएगा। इसी पर आधारित आपकी प्रमेय है, ज्यादा टफ नहीं है। ध्यान से समझिएगा, जो कुछ भी बताया जाएगा एकदम बड़े आराम से। अब इसके बाद हम यहां पे करते हैं इसकी रचना। क्या करते हैं, रचना। तो रचना इसमें हमको देखिए थोड़ा सा करना है। रचना क्या करना है, हमें बिंदु D को बिंदु B से मिलाना है, पहली रचना। दूसरी रचना A को हमें किससे मिलाना है, E से मिलाना है। और बिंदु D से CE पर हमको क्या करना है, एक लंब डालना है। और लंब कितने डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिएगा, लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। और बिंदु E से हमें CD रेखा पर क्या डालना है, लंब डालना है। और लंब हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। इतना हमें करनी है रचना। आइए देखते हैं कि इसके रचना में हमने क्या क्या किया। एक बिंदु D को B से मिलाया और बिंदु A को E से मिलाया और बिंदु D से रेखा CE पर लंब डाला और बिंदु E से रेखा CD पर क्या किया, लंब डाला। तो अब आइए हम देखते हैं कि रचना में हमने इसमें क्या क्या किया। सबसे पहला, जैसा कि आपको पता है कि रचना में हमने सबसे पहले D को बिंदु B से मिलाया। तो यहां से लिखेंगे कि बिंदु D को B से तथा बिंदु D को B से तथा बिंदु A को कहां से मिलाया, E से मिलाया। तो बिंदु A को कहां मिलाया, E से मिलाया। बिंदु A को हमने कहां से मिलाया, E से मिलाया। दूसरे क्रम में हमने क्या किया, दूसरे क्रम में हमने बिंदु D से रेखा CE पर लंब डाला। तो हमने दूसरे क्रम में रचना क्या की, बिंदु D से रेखा CE पर हमने क्या किया, CE पर लंब तथा E से CD पर लंब डाला तथा बिंदु E से हमने CD पर क्या किया, CD पर हमने क्या किया, लंब डाला। क्या किया, लंब डाला। गणितीय भाषा में इसको भी लिख सकते हैं कि जो आपका, इसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं M, यानी कि जो आपका DM है वह लंब है किस पर, EC पर या CE पर, तथा जो आपका EN है, जो आपका क्या है, EN है, वह लंब है किस पर, CD पर, वह लंब है आपका CD पर। तो इसको चाहे तो आप गणितीय भाषा में भी लिख सकते हो और चाहे तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, स्पष्ट रूप से भी लिख सकते हो। अब यहां बात आती है हमें सिद्ध करने की। अब यहां पे देखिए कई सारा त्रिभुज बन चुका है। अब बारी बारी से हम त्रिभुज लेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे। ये जो आपका जो सिद्ध करने के लिए है ना, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, चलेंगे। अब देखिए ऊपर में क्या है, CD है। यहां पे देखिए CD कौन सा है, CD आपका ये है। तो आप इस त्रिभुज को क्या करेंगे, काम में लेंगे। इस त्रिभुज को क्या करेंगे, काम में लेंगे और इस त्रिभुज का लिखेंगे क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा, जैसे ऊपर में लिखा है यहां पर CD, तो CD इस त्रिभुज में आता है, ऊपर वाले त्रिभुज में आता है। तो इस त्रिभुज को लेंगे। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज CDE है। तो यहां से हम लिखेंगे उपपत्ति में आप चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं, जो भी रहा होगा, कि हमारे पास एक त्रिभुज ABC है। क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज ABC है तथा रेखा AB के, भुजा AB के समांतर एक भुजा DE है, जो कि भुजा AC और भुजा BC को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इस चीज को आप लिख लेंगे उपपत्ति में। इसके बाद आप लिखेंगे क्या, इसके बाद आप लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, CDE। तो त्रिभुज CDE से, इस त्रिभुज से। अब इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज से या दो त्रिभुज लेंगे और नीचे में क्या है, AD है। AD किस में है, AD आपका इस त्रिभुज में है। तो इससे एक त्रिभुज आपका आपने ये ले लिया तथा या कॉमा, दूसरा त्रिभुज नीचे में कौन सा है, नीचे में आपका AD है। तो AD आपकी ये वाली भुजा है। तो आप इस त्रिभुज को लेंगे, यानी ADE को, त्रिभुज ADE से,
ADE से। जैसे जैसे है वैसे ही चलेंगे। ऊपर में है CD, तो ऊपर में हम सबसे पहले लिखेंगे CDE यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए लिखेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ऊपर में इस वाले त्रिभुज की एरिया जिसमें वो आता है, और नीचे में हम लिखेंगे इस त्रिभुज की एरिया जिसमें ये आता है। तो इसको लिखेंगे हम एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा है? ADE है, तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ADE है बराबर। अब इसकी एरिया को लिखते हैं। इस त्रिभुज की एरिया क्या होगी? आधार कौन सी है भुजा? आधार आपकी इसके CD भुजा है। आधार इसकी क्या है? आपकी CD भुजा है। तो इसका सबसे पहले लिखेंगे 1/2, तो यहां पे ऊपर में हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इसका क्या है? CD है, तो आधार के जगह पे हम क्या लिख देंगे? CD इंटू ऊंचाई। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? इस त्रिभुज की ऊंचाई है आपकी DM। इस त्रिभुज की ऊंचाई जो है क्या है? EN है, तो इंटू में आपका हो जाएगा EN डिवाइड बाई। इस त्रिभुज की बात करते हैं, यानी ये वाला त्रिभुज जो है आपका ADE ये वाला त्रिभुज जो है, इसकी बात करेंगे। अब इसके लिए इसकी एरिया जब लिखेंगे तो एरिया में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? 1/2 इंटू आधार। अब इसका आधार आपका AD है, तो आधार के जगह पे हम क्या लिख देंगे? AD इंटू इस त्रिभुज की ऊंचाई। अब इसकी ऊंचाई को समझाने के लिए हम एक इस प्रकार का हमने त्रिभुज बनाया है, जो कि सेम एकदम ऐसे ही इसी पैटर्न में है। देख लीजिए, इस पैटर्न में है। अब अगर इस त्रिभुज की कोई हमसे ऊंचाई पूछे, तो यहां पर अगर मैं रफ कार्य में इसकी ऊंचाई को आपको समझाऊं, तो इसकी ऊंचाई आपकी, जैसे ये त्रिभुज आपका ये बना, इस त्रिभुज को हम यहां पे ड्रा कर लिए, ठीक है। अब इस त्रिभुज को हमने यहां पर क्या किया? इस त्रिभुज को सही से ड्रा कर लेते हैं इसको। इस त्रिभुज को हमने यहां से क्या कर लिया? ड्रा कर लिया। अब इस त्रिभुज की अगर हमें ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई देखिए, ऐसे तो हम डायरेक्ट लेंगे नहीं, इसको अगर यहां तक बढ़ा दें, इसको अगर आगे तक बढ़ा दें, तो इसकी ऊंचाई जो है यही वाली तो भुजा होगी ना, इसकी जो ऊंचाई होगी यही होगी। तो यहां पर देखिए, इसकी जो ऊंचाई होगी, अगर ये आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज को आगे तक बढ़ा दें, तो यही भुजा तो इसकी ऊंचाई है ना। इस त्रिभुज को आगे तक थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी यहां से खिसका दें उठा करके, तो इसकी ऊंचाई क्या है? यही है आपका EN। तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी? आपकी EN। यहां से देखिए, EN से EN बर्बाद हो जाएगा, 1/2 से 1/2 बर्बाद हो जाएगा, और आपका एरिया ऑफ त्रिभुज CDE यह बराबर होगा किसके? यह बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यह बराबर होगा किसके? CD/AD। तो यह हो जाएगा CD/AD। अब ये जो आपका आया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से जैसे हमने LHS को लिया था यहां पे, अब RHS के हिसाब से चलते हैं। आइए देखते हैं कैसे। RHS क्या है? CE है। CE इसमें ये वाली भुजा है, तो इस वाले त्रिभुज को, ऊपर वाले त्रिभुज को फिर से काम में लेंगे, यानी कि इसमें फिर से हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज। ऊपर वाला त्रिभुज कौन है? CDE है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज CDE है डिवाइड बाई, नीचे में क्या है? नीचे में BE है, और BE इस वाले त्रिभुज में आता है, और इस त्रिभुज के लिए ये वाला त्रिभुज काम में आएगा। तो ये आपका हो जाएगा EBA, यानी कि इस वाले त्रिभुज में लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज। इस त्रिभुज को हमने क्या माना? इस त्रिभुज को हम कह सकते हैं ABE। इस त्रिभुज को हम लिख सकते हैं ABE। इस त्रिभुज को लिख सकते हैं ABE। अब बारी बारी से इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिखा जाए। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए अभी आधार हम इसको लेते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में लगभग क्या है? बराबर हैं। तो इसके लिए अभी आधार हम लेते हैं CE। इसके लिए आधार क्या लेते हैं? CE। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका? CE इंटू इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए, तो यहां से इस त्रिभुज की ऊंचाई अगर देखा जाए, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? DM है, तो इसकी ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी? DM डिवाइड बाई, इसमें भी आपका 1/2 आ जाएगा, नीचे में भी, तो ये आपका डिवाइड बाई, नीचे में भी हो जाएगा 1/2 इंटू इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का आधार क्या है? BE है, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा? आधार इसका हो जाएगा क्या? BE इंटू, अब इसके भी ऊंचाई के लिए हम यही अपना ये देसी जुगाड़ वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब ये त्रिभुज देखिए आपका कुछ इस प्रकार से है कि नहीं है?
त्रिभुज आपका इस प्रकार से है। अब अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए, ये वाली ऊंचाई, तो इसको अगर यहां तक बढ़ा दें तो यही तो इसकी ऊंचाई है ना। अगर इस त्रिभुज को हम यहां तक बढ़ा दें तो यही तो इस त्रिभुज की ऊंचाई बन रही है ना। तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, डीएम हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, डीएम। काट दीजिए जो करता है, डीएम से डीएम गया, 1/2 से 1/2 गया। अब यहां से आइए करते हैं हम यहां पे आपका एरिया ऑफ त्रिभुज कौन है, ऊपर में त्रिभुज है आपका CDE। त्रिभुज क्या है, CDE, और नीचे डिवाइड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ABE है। तो ABE, और यह किसके बराबर है, CE/BE के। किसके बराबर है, CE/BE के। अब अगर यहां से एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे। देखिए, इसको हमने माना है समीकरण नंबर 1 और इसको अभी के लिए मान देते हैं समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए तो ऊपर वाले तो दोनों में बराबर है, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, ऊपर वाला तो बराबर है, नीचे वाला हमारा बराबर नहीं है। नीचे वाले को बराबर करने के लिए आइए देखते हैं एक कॉन्सेप्ट। यहां पर ये देखिए, ये आपकी एक रेखा ED है, DE ये आपकी एक क्या है, रेखा है, DE आपकी एक रेखा है। अगर हम बात करें एक मैथ के कॉन्सेप्ट की, तो वह कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि किसी एक भुजा से जितने भी कोण बना दिए जाएं, किसी एक भुजा को आधार मानकर चाहे जितने भी कोण बना दिए जाएं, समान ऊंचाई के जितने भी कोण बना दिए जाएं, वे सारे कोण का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहां पर आप जितने भी त्रिभुज देख रहे हैं, सबका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला हो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, सभी का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी किसी एक भुजा को आधार मानकर बनाए गए सारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, समान होता है। मैथ का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये दोनों ही त्रिभुज इस भुजा को आधार मान करके बनाए गए हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं कि यदि, तो देखिए जो स्टेटमेंट हमने आपको बताया उसी स्टेटमेंट को हमने यहां लिखा कि किसी एक भुजा को आधार मानकर खींचे गए सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसी एक भुजा को आधार मानकर उससे चाहे हम जितने भी त्रिभुज बना दें, सभी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये आपके गणित का एक क्या है, सिद्धांत है। इसमें जितने भी त्रिभुज बने हैं सभी का एरिया आपस में क्या है, बराबर है। तो इस भुजा को आधार मानकर यह भी त्रिभुज बना है, यह भी त्रिभुज बना है, तो इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या है, बराबर है। और जब इसका एरिया और इसका एरिया आपस में बराबर है तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 2 से यहां से लिख सकते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ऊपर में लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। अब ये नीचे वाला जो त्रिभुज का एरिया ABE का है, उस ABE के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, क्योंकि यह इसके बराबर है तो इसके जगह पर हम क्या लिख देते हैं, ये लिख देते हैं त्रिभुज ABE। सॉरी, दोनों ABE लिख दिए हैं क्या, ये आपका ये ABE है और ये क्या है, ADE है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ADE। तो इसके जगह पर ABE के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, ABE के जगह पर लिख देते हैं ADE। अब बताओ, और यह इसके बराबर क्या है, इसके बराबर है CE बटे यह क्या है आपका BE। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब थोड़ा सा फोकस करना किस पे, थोड़ा सा फोकस करना समीकरण 1 व समीकरण 3 पर। समीकरण 1 और समीकरण 3 पर फोकस करना और देखना कि समीकरण 1 और 3 क्या है। एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यानी इसके जो LHS है वह आपस में इसके LHS के क्या है, आपस में बराबर है। और यदि LHS
LHS इन दोनों के आपस में बराबर हैं, तो RHS भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 से इसका RHS कितना है, CD बटे कितना है, AD, वह बराबर होगा किसके, CE बटे BE के। शायद हमें यही क्या करना था, शायद यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम थेल्स प्रमेय को या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखो CD बटे AD, CD बटे AD यानी इन दोनों का अनुपात बराबर है CE बटे BE, CE बटे BE, इन दोनों के अनुपात के। यही तो थेल्स थ्योरम कहती है ना कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई ऐसी भुजा खींची जाए जो शेष दोनों भुजाओं को क्या कर दे, प्रतिच्छेद करती हो, तो वह इन शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। जो प्रमेय बोला था उसे हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो इस तरह से यदि आप कर देते हैं तो एक लॉन्ग आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है और फुल मार्क आपको मिलने वाला। जो अगला प्रमेय जो आपका है वह कहता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यह आपको सिद्ध करना है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर चक्रीय चतुर्भुज क्या है। तो अगर कोई आपका वृत्त है, उस वृत्त पर अगर मैं कोई सा भी, इस वृत्त पर अगर मैं कोई सा भी बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D अगर ले लेता हूं, कोई सा भी, कहीं भी 4 बिंदु ले लेते हैं और उन चारों ही बिंदुओं को आपस में हम क्या कर देते हैं, उन चारों ही बिंदुओं को आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उससे जो आपका चतुर्भुज बनने वाला है, 4 भुजाओं की आकृति बनने वाली है, उस चतुर्भुज को हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। उसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। यानी कि सम्मुख का मतलब आमने सामने, समान मुख वाले, आमने सामने समान मुख वाले। यानी इसके सम्मुख कौन है, इसके सम्मुख ये है, और इसके सम्मुख कौन है, इसके सम्मुख आपका ये है। इन दोनों का योग, और इन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसके लिए मैं एक आपको की पॉइंट देता हूं जिसे आपको याद रखना होगा, जिसे आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। जो कि की पॉइंट क्या है, किसी वृत्त के चाप द्वारा किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी वृत्त के दूसरे चाप पर, उसी वृत्त के किसी बिंदु पर दूसरे चाप द्वारा बने कोण का दुगुना होता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में नहीं आई होगी ये चीज जो हमने लिखा, लेकिन जब मैं समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। मान लो ये वृत्त अगर खींचा गया तो इसका कुछ न कुछ कहीं न कहीं पे क्या होगा, आपका केंद्र होगा। कहीं न कहीं पे क्या होगा, केंद्र होगा। सबसे पहली बात यहां पे हमें जो सिद्ध करनी है वह क्या सिद्ध करना है, सबसे पहला चीज हमें सिद्ध करना है क्या, कि कोण A और कोण C, कोण A प्लस कोण C इक्वल टू कितना, 180 अंश, और कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू कितना, 180 अंश। इन दोनों ही स्टेटमेंटों को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके लिए हमें एक छोटी सी करनी पड़ेगी क्या, एक छोटी सी हमें करनी पड़ेगी रचना, और उस रचना में हमें क्या करना पड़ेगा कि बिंदु D को केंद्र से मिलाया और बिंदु B को केंद्र से मिलाया। तो यहां पे हम रचना में लिख लेते हैं कि बिंदु D तथा बिंदु B को कहां मिलाया हमने, बिंदु B को वृत्त के कहां मिलाया, केंद्र पर मिलाया। केंद्र पर क्या किया हमने, मिलाया। केंद्र पर हमने इसको क्या किया, मिलाया।
इतना हमने क्या कर दी, रचना कर दी। अब इसके बाद हम करेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति में आपको जितनी भी बात इससे संबंधित ज्ञात हो उतना आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां पे लिखेंगे कि ओ वृत्त का क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, तथा वृत्त के परिधि पर, वृत्त के परिधि पर बिंदु ए बी सी और डी द्वारा, ए बी सी और डी द्वारा बना एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। एक क्या है हमारे पास, चक्रीय चतुर्भुज है। इतना हमारा हो गया उपपत्ति। अब अगर हम इसमें देखिए, इस वृत्त में दो चाप हैं। एक चाप आपका है DCE यानी ये वाला, और दूसरा चाप है BAD ये वाला। यानी एक चाप आपका इधर वाला और दूसरा चाप आपका इधर वाला। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि किसी वृत्त के चाप द्वारा, मान लेते हैं कि हमने अभी इधर वाला चाप लिया, यानी कि यहां पर हम लिखते हैं क्या, यहां पर हम लिखते हैं कि चाप, कौन सा चाप है आपका, चाप कौन सा है, DCB। चाप DCB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण। अब इसके द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण है DCE, ये जो केंद्र पर कोण बना रहा है वह यह वाला कोण है। और यह कहता है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इसी वृत्त के दूसरे चाप द्वारा, उसी वृत्त के किसी बिंदु पर दूसरे चाप के द्वारा, किसी एक बिंदु पर दूसरे चाप के द्वारा बनने वाला कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। यानी कि ये जो कोण आपका बन रहा है ना, ये जो कोण आपका बन रहा है ना, यह कोण इस कोण का 2 गुना होगा। यानी कि जो आपका कोण A है वह, जो आपका कोण DOB है, जो आपका कोण मार्कर चेंज कर लेते हैं, जो आपका कोण कौन सा है, जो आपका कोण DOB है, यानी DOB यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, यह बराबर होगा, इसका दोगुना है, यह कोण इसका क्या है, दोगुना है, तो यह होगा 2 इंटू कोण DAB, कोण DAB, ठीक है। दूसरे क्रम में अगर मैं इस चाप वाला देखूं तो इस चाप से बनने वाला जो ये वाला कोण है, ये वाला जो कोण है, इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण है वह इसके दूसरे चाप द्वारा ये जो केंद्र पर आंतरिक कोण है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, डबल होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरा वाला चाप कौन सा है, दूसरा चाप कौन सा है, दूसरा चाप है DAB। दूसरा चाप क्या है, DAB द्वारा केंद्र पर कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण या केंद्र पर कोण। तो इसके द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दो अभी। तो इसके द्वारा आंतरिक कोण जो है वह क्या है, DOB। यह क्या है आपका, BOD। इसको उल्टा ले लेंगे, इसको इधर से हमने लिया था, इसको इधर से हमने इधर वाले को लिया, तो इसका इधर वाले को ले लेंगे BOD। तो ये आपका है कोण BOD, कोण BOD। यह कोण बराबर है किसके, 2 इंटू इस कोण के। तो ये कोण क्या है, DCB है, तो कोण DCB है। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। और एक काम कर दो कि समीकरण 2 और समीकरण 1 को क्या कर दो, जोड़ दो। तो लिखो यहां से कि समीकरण 2 व समीकरण 1 को क्या करने पर, जोड़ने पर। इन दोनों समीकरणों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहां जब जोड़ोगे इसको तो ये आपका हो जाएगा कोण DOB बराबर प्लस, लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा तो प्लस का कोण BOD बराबर इधर वाला कोण इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको सीधे हम कोण A लिख देते हैं, तो इधर आपका हो जाएगा 2 इंटू कोण A प्लस इसको सीधे कोण C लिख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कोण C, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन विशेष ना हो। अब ये 2 इंटू है ना, 2 इंटू कोण C है, तो ये भी कोण 2 इंटू A है और ये 2 इंटू C है। अब 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इस कोण पर विचार करते हैं, DOB और BOD।
DOB आपका ये वाला कोण है, DOB आपका ये वाला कोण है, और BOD आपका ऊपर वाला कोण है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को मिला करके एक गोला बन जा रहा है, जो कि इन दोनों को मिला करके कितने अंश का कोण अंतरित हो रहा है? 360। यानी कि अगर एक आपका गोला बन जाए तो कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। तो बराबर 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोण A प्लस कोण C। अब अगर यहां से मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो 2 को अगर बॉर्डर के इस पार भेजूं तो 2 इसके साथ किस में है? गुणा में। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। 360 का 2 से जब भाग दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 दुना 360 इक्वल टू 2 इधर आ चुका तो यहां बचा कोण A प्लस कोण C। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब आप एक चीज और जानते हो, यहां पे लिखो, सीधे सीधे लिखो कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि कोई भी अगर चतुर्भुज है तो उसके चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360। इसी बात को लिख दो कि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये चीज आप जानते हो। यानी कि चारों अंतःकोण कौन हो जाएंगे? A B C D। यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, यह मिला करके कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। दूसरी बात कि अगर हम यहां से लिखें कि समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 ये कहता है कि A और C दोनों का योग कितना है? 180। तो A और C इन दोनों को मिला दिया जाए तो इनका योग 180 होता है। तो इन दोनों को मिला के हम यहां पे कितना लिख रहे हैं? 180। और यहां पे बचा प्लस का कोण B और प्लस का कोण D, और यह किसके बराबर है? 360 के बराबर है। अब यहां से 180 को अगर उधर हम भेज दें तो ये आपका हो जाएगा कोण B प्लस कोण D बराबर 360। और ये जब बॉर्डर से उठ करके इस बॉर्डर में जाएगा तो इसका नस्ल बदल जाएगा, प्लस से किस में हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का 180। तो यहां से कोण B प्लस कोण D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 में से 180 निकलेगा तो कितना बचेगा? 180। अब थोड़ा सा जरूरत है किसके लिए? फोकस करने के लिए। यहां पे आपका कोण A प्लस कोण C बराबर कितना है? 180 है। अब देखो जरा, आपको सिद्ध क्या करना था? कोण A प्लस कोण C, A यहां है, C यहां है। A और C आपस में क्या है? सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोणों का योग कितना है? 180। सम्मुख कोणों का योग 180। A प्लस C बराबर 180। B प्लस D, B आपका यहां है, D आपका यहां है। ये दोनों आपस में सम्मुख कोण हैं, और सम्मुख कोणों का योग कितना है? 180। तो सम्मुख कोणों का योग कितना है? 180। हमें यही प्यारी सी बात सिद्ध करनी थी, जो कि हमने क्या कर दी? सिद्ध कर दी। तो बच्चों, यहां पर हमने टोटल 5 प्रमेय के बारे में डिस्कस किया, जो कि पांचों प्रमेय एकदम रिपीटेड प्रमेय है। यदि आप इन 5 प्रमेय को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हो तो निश्चित तौर पर 10 नंबर आपका बन चुका है, कहीं पे उसमें दाग नहीं लगने वाला है। तो दूसरी बात कि इसको बनाने में काफ़ी सारा एफर्ट और काफ़ी सारा एनर्जी लगती है। देख लो, इतने देर का वीडियो हो गया और मेरे एनर्जी में किसी भी प्रकार की आपको कमी देखने को नहीं मिली होगी। तो मैं जैसे फुल एनर्जी के साथ वीडियो बनाता हूं, वैसे ही आपका परम कर्तव्य है कि एकदम फुल एनर्जी के साथ बताई गई सारी बातों को एब्जॉर्ब करो और अपने डिजिटल बोर्ड में क्या कर लो? छाप लो, समझ लो। चीजों को जब समझे रहोगे तो जीवन में किसी को भी समझा दोगे, और चीजों को यदि रटे रहोगे कल आप उसको भूल जाओगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।
और यदि आपको गणित या विज्ञान से संबंधित किसी भी टॉपिक में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, किसी भी टॉपिक को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको समझाया नहीं जा रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, याद हमें जरूर कीजिएगा, मैं जरूर आपके लिए हेल्प करूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।